हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पेपर लीक सीरीज फॉर नीट 2026। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं आदित्य जोशी हूँ और मेरे अंडर में इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी फंक्शन करती है। 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 400 से ज्यादा मेंटोर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स इन भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के लोग आके वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इस कम्युनिटी के थ्रू लास्ट 2 साल लगातार पेपर प्रिडिक्ट हुआ था। हम एक टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसका नाम है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर 2025 जैसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में भी प्रिडिक्ट हुआ था एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। हर साल मैं आपको बताता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी की मार्किंग्स बताता हूं और इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं प्रॉपर एनालिसिस के बाद, लेकिन आप लोग उसको ढंग से कवर कर नहीं पाते हो। तो अब मैंने ये पेपर लीक सीरीज निकाली है जिसमें एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में डेली आपको ऐसी वीडियो मिलेगी और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब करना कैसे है चैलेंज, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो जिसका नाम है आदित्य जोशी। वहां पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अब हर दिन आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज, ऐसी वीडियो जो आएगी इसको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री कहीं नहीं गए। तो डेली ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। सेकंड चीज, हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारे यूनिट बेस्ड टेस्ट चलेंगे जनवरी में, तो यूनिट वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है। अब बच्चों, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है? तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप लोग कवर करेंगे। बायो में खाली 4 चीजें, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल। प्लीज बच्चों, एक चीज याद रखना, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है लेकिन 70% से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। अब ये कैसे करना है, डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रात 10 बजे आई विल कम लाइव और हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर में आपने क्या किया और आपको कहां दिक्कत आई, कहां इशू आया। फिर हम एक क्विक रैपिड फायर का सेशन भी लेंगे जहां पे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। इसके अलावा डेली मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये कर लेते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाली वीडियो जिसमें आगे आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी, ये पूरी देखनी है। हमारी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है जो आप खुद से कर लेंगे और रात को लाइव आके मुझे ज्वाइन करना है। दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो 31 जनवरी तक एवरीवन विल बी क्रॉसिंग देयर सेफ स्कोर। 31 जनवरी तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 640 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और बच्चों, जिन्होंने हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन करो, पेपर वहीं से आएगा। Hello everyone, this is Harshi and this is the second video in this series in which we are taking up all the topics of physics from Aditya Bhaiya's list of topics because these are the topics and theories and questions that are mostly asked in the NEET exam, so that we can make sure of our paper at least 150 plus. Okay, so let's start. Today's topic is beats. What are beats? एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं सबसे पहले। Periodic variations in the loudness of sound due to the superposition of two sound waves of nearly the same frequency. क्या लिखा है? Periodic variations हो रहा है loudness of sound में। Like तुम कोई sound सुनते हो और उसकी तुम्हें loudness में, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम एक ही साउंड सुन रहे हो पर वो बीच में थोड़ी हाई पिच हो जा रही है। मतलब हाई पिच क्या कहेंगे इसे, मतलब ज़्यादा सुनाई दे रही है और बाद में कम सुनाई दे रही है एक तरीके से, तुम्हें मतलब थोड़ा डिफरेंस सुनाई देता है, उसे कहते हैं बीट्स। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीट्स। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड में पीरियोडिक वेरिएशंस आता है ड्यू टू द सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक बारी में कितनी बार ये हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सुपर पोजिशन हो रही है दो साउंड वेव्स की, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी नियरली सेम है पर पूरी तरीके से सेम नहीं है। पूरी तरीके से सेम है तो बीट्स नहीं देखी जाएगी और बहुत डिफरेंट है तो बीट्स नहीं देखी जाएगी। बीट्स तभी देखी जाती है जब ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं या फिर नियरली द सेम होते हैं। ठीक है, दो जो साउंड वेव्स हैं दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक जैसे ये जा रही है और ये जा रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर ये इंटरफेयर करते हैं, मतलब कि सुपरपोज है ना, करते हैं। और फिर जो रिजल्टेंट साउंड इंटेंसिटी आती है दैट फ्लक्चुएट्स बिटवीन लाउड एंड सॉफ्ट। वही मैंने बोला कि एक बार तुम्हें लगता है कि आवाज़ थोड़ी तेज़ है, फिर लगता है कि कम है, और वो मतलब पता चलता है कि आवाज़ तो एक ही है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीट्स।
ओके, अब बीट फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। इस डेफिनेशन में याद रखने वाली बात यही है, पर सेकेंड। मिनट या आर में अगर ऑप्शन हैं तो दोज आर रॉन्ग। पर सेकेंड नंबर ऑफ बीट्स होते हैं, इसे कहते हैं बीट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मतलब कि इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है बीट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2 का मॉड वाई। बिकॉज हो सकता है कि F1 जो है वो बड़ी हो, अगर हम बड़े से मतलब F1 हो सकता है कि छोटी हो, तो अगर हम छोटे से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ बीट्स है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए हम मॉड लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वेव माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड वेव, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव में लिखना है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ़ द बीट फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन 10 हर्ट्स देन वी कैन डिटेक्ट बीट्स। अगर मतलब कि 10 हर्ट्स से ज़्यादा हो जाएगी ना, जैसे इसकी वैल्यू अगर 10 हर्ट्स से ज़्यादा है तो हमें लगेगा कि दो अलग अलग साउंड ही आ रही हैं, लेकिन अगर ये 10 हर्ट्स के अंदर है तो वील थिंक कि हाँ चलो एक ही साउंड है और फिर हमें बीट्स की तरह सुनाई देगा वो, ओके। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, बीट्स का काम क्या है? ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मान लो गिटार है, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, एक स्ट्रिंग से कुछ आवाज़ आ रही है, दूसरे से कुछ आ रही है, उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है, दैट इज़ व्हाट इज़ बीट्स, ओके। अब हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है तो हम बीट्स का मतलब यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल फ्रिक्वेंसी, कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी जो कि हार्मफुल है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ बीट्स। एंड मेडिकल यूज़, मेडिकल यूज़ में जैसे कि तुम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, और मतलब हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं, तो उसमें डॉपलर इफेक्ट करके एक चीज़ होती है वो लगती है, तो उसमें बीट्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये इनका एप्लीकेशन है, मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। लेट्स डू सम क्वेश्चन, क्योंकि बीट्स इतना सही है, इसमें एक ही चीज़ बार बार पूछी जाती है, तुम्हें बीट फ्रिक्वेंसी याद रखनी है कि दो फ्रिक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस होती है बीट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ अ PYQ 2013 का। सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी, अननोन फ्रिक्वेंसी हमें नहीं पता उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इट गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ नोन फ्रिक्वेंसी 250 हर्ट्स। अगर 250 हर्ट्स का एक सोर्स है और एक दूसरा सोर्स है, इनके बीच में बीट्स आ रही हैं, बीट है, बीट फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4 बीट्स पर सेकेंड की है, ठीक है। The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 Hz. The unknown frequency is, देखो पहली बार हम पहला लाइन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। unknown frequency हमें क्या पता है, हमें ये निकालनी है, unknown frequency निकालनी है ना। अब 250 में से देखो क्या फॉर्मूला होता है, F1 माइनस F2, है ना। अगर हम इसको F1 मान ले तो 250 माइनस समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 4, 250 माइनस 246 इज इक्वल टू 4, है ना। और अगर हम इसको F2 मान ले तो समथिंग माइनस 250 मस्ट बी 4, दैट इज़ 254, है ना। तो अगर मतलब तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई, मतलब मैं फिर से समझाती हूँ कि जैसे मान लो इस वाले इक्वेशन में हमें अगर F1 पता हो, मतलब F1 की वैल्यू स्विच कर सकती है ना, हम इस क्वेश्चन में इसको F1 मान सकते हैं, फिर इसको F2 भी मान सकते हैं, यानी कि ये छोटा नंबर भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, जिसके लेकिन डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो कुछ मत करो, जब भी तुम्हें बीट्स पता हो और कोई फ्रीक्वेंसी पता हो, उसमें प्लस कर दो वो बीट और माइनस कर दो वो बीट। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो आता है 246, प्लस करते हैं तो आता है 254। हमारे इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि हमसे अननोन फ्रीक्वेंसी ही पूछी गई है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब तुम्हारा 50-50 का चांस है, या तो 54 होगा या तो 256 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड हार्मोनिक है इस सोर्स का, मतलब इन दोनों का, क्योंकि यही अननोन है, हमने गेस मारे हैं ये, है ना। इनका जो सेकेंड हार्मोनिक है ना, द सेकेंड हार्मोनिक इस केस में होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 करके निकाल लो, ठीक है। हम ऑर्गन पाइप में पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं वो, बट हेयर इन दिस केस इट विल जस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बीट वाले में। तो 254 मल्टीप्लाइड बाय 2 508, और इसका आता है 492। लिखा है कि गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513, यानी कि 508 513 492 513। अब 513 और 508 का डिफरेंस है 5 बीट्स, लेकिन इन दोनों का 21 बीट है, तो आंसर क्या होगा? 508। लेकिन आंसर असली में हमसे पूछा है अननोन फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग वाली, दैट इज़ 254। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 254 हर्ट्ज। आई होप सभी समझ आया होगा। एक बार नहीं समझा तो दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। विच हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, राइट, एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड। बस इतना सा होता है। मैं अभी आगे और क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एंड देन यू कैन डू इट इन योर हेड, ठीक है। दैट्स व्हाट माय एम इज। देखते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि टू सोर्सेज ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स। दो सोर्सेज हैं साउंड्स के, दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर इमिटिंग वेव्स, है ना। गिवन बाय y1 की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब हम वेव की इक्वेशन ऐसी देते हैं ना, y1 इज इक्वल टू, एक नॉर्मल इक्वेशन होती है वेव की, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, दिस इज इट, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है, इसी वे में दी हुई है। एन ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर दीज टू सोर्सेज ऑफ साउंड विल हेयर वॉट। अब ये बीट्स का क्वेश्चन कैसे है, पहले ये देखो, दो सोर्सेज हैं साउंड के और उनसे कुछ निकल रही हैं साउंड वेव्स, है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और वो सुन रहा है। अब उसको तो थोड़ी ना डिफरेंस पता चल रहा है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज आर ऑलमोस्ट सेम, तो उसे थोड़ी पता चल रहा है कि क्या है, मतलब कि इफ़ दीज आर टू डिफरेंट साउंड्स और नॉट, उसे बीट सुनाई देगी। देखते हैं आप कैसे। देखो, जब इक्वेशन वाली चीज़ हो ना, तुम हमेशा इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी विच इज़ 2πf, y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है। अब इसको देखो, a क्या हो जाएगा, 4 और 5 साइन कांस्टेंट, 2πf 600π 608π, यानी कि 2πf1, यहाँ पे f को f1 मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 2πf1 विल बी इक्वल टू 600π एंड 2πf2 विल बी इक्वल टू 608π। तो हमने f1 के लिए सॉल्व करी, आ गया 300 और 304। अब तुम देख रहे हो कि इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 4 हर्ट्ज़ का है। मैंने क्या बोला था कि अगर जब तक 10 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक बीट्स ही होता है ना। तो अगर उनकी फ्रिक्वेंसीज़ वगैरह, मतलब जो सारी हमने कंडीशंस बताई थी, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, द ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, तो दिस इज केस ऑफ बीट्स। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हर्ट्ज़। अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, 4 हर्ट्ज़ 4 बीट्स पर सेकेंड, 8 नहीं होगी, 8 नहीं होगी। अब इनमें से निकालना है 4 बीट्स पर सेकेंड, तो हम रेशियो निकालने थे, इंटेंसिटी रेशियो हमसे पूछा है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है, इंटेंसिटी रेशियो मतलब आई मैक्स बाय आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू a1 + a2 बाय a1 - a2। इसको याद कर लो, आई वुड से इसको मतलब जितने स्टार लगा लो उतने कम है, इसको मतलब डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। ये वाला एक रिलेशन, आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाय दोनों का एम्पलीट्यूड माइनस करके और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब a1 a2 कहाँ से आया, इसी इक्वेशन से आया। a1 4, a2 5, 5 + 4 9, 5 - 4 मतलब 4 - आई, हमने a वो ले लिया तो -1, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो 81:1 आया हमारा इंटेंसिटी रेशियो। तो ये हमारा, हम इन दोनों में से थे 4 बीट्स पर सेकंड वाले, हमारा रेशियो 81:1 आया, आंसर ही हो गया। आगे क्या लिखा, वैक्सिंग एंड वेनिंग, है ना। वैक्सिंग और वेनिंग का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था लाउड एंड सॉफ्ट, वैक्सिंग और वेनिंग, यही मतलब है कि वो ऊपर मतलब लगता है थोड़ा डिफरेंस लगता है कि जब ज़्यादा होता है तो वैक्सिंग कहते हैं, कम होता है तो वेनिंग कहते हैं, ठीक है। लाउड एंड सॉफ्ट जैसा ही कुछ है वो। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, यू डिड अ PYQ ऑफ 2012, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। एंड सो सिंपल, राइट, एक ही चीज़ है यहाँ पे, तुम्हें बस एक नई चीज़ सीखने को क्या मिली, इंटेंसिटी रेशियो, और एक की ये इक्वेशंस कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। Two identical piano wires kept under the same tension T have a fundamental frequency of 600 Hz. दो identical piano wires हैं, they're kept under the same tension और इनका fundamental frequency है 600 Hz का. The fractional increase in the tension of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second when both the wires oscillate together would be. क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन है, लेट्स डिक्लेटर आवर माइंड। दो आइडेंटिकल पियानो वायर्स हैं, उनका सेम टेंशन T है एंड इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज़। लेकिन जब फ्रैक्शनल इंक्रीज़ करते हैं टेंशन में एक वायर में, मतलब 2 वायर है उसमें से एक की टेंशन बढ़ा दी है, अब टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। और नीचे मैंने वही चीज़ लिखी है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, न्यू इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाय म्यू, वेयर म्यू इज़ मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो अगर हम टेंशन बढ़ाते हैं, तुम्हें दिख रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमने टेंशन बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ वन ऑफ द वायर्स विच विल लीड टू द अकरेंस ऑफ 6 बीट्स पर सेकंड। अब ये दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, 600 हर्ट्ज़ है, 600 हर्ट्ज़ है, लेकिन जैसे मैंने टेंशन बढ़ा दी एक में तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और बढ़ने के कारण बीट्स आएंगी, और बीट्स कितनी आनी चाहिए, 6 बीट्स पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है कि टेंशन कितनी बढ़ानी है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव चेंज इन टेंशन हमने इसी फॉर्मूले से देखते हैं। तो मैं एरर वाला, मतलब हम ना यहाँ से एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल नोटिस करना कि जो मैंने चीज़ लगाई है एरर वाली,
दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एरर्स. एंड हाउ डू आई नो इट्स अ स्मॉल एरर? मतलब ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, फ्रैक्शनल इंक्रीज है, सो आई कैन पुट दिस फॉर्मूला. बट अगर थोड़ा बड़ा होता, अगर डेसिमल्स नहीं होते, 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती थी. ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर स्मॉल एरर्स. क्या कह रही हूँ मैं कि अगर मैं इसके मतलब डेल्टा वी बाई वी लिखती हूँ ना, तो डेल्टा वी बाई वी विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये है ना डेल्टा टी, टी की पावर हाफ, तो डेल्टा टी अपॉन में टी की पावर हाफ. इसी को मैंने लिखा है ऐसे करके, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा टी बाई टी. ठीक है, वो पावर जो होती है वो इधर आ जाती है. ठीक है, जैसे इसकी डेल्टा टी की पावर है हाफ डेल्टा टी बाई टी. नाउ वी नो कि मतलब कि देखो, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है, 6 बीट्स पर सेकेंड का, राइट. कोई भी हमने फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ाई कि इसका चेंज 6 बीट्स का आ रहा है, तो डेल्टा वी की जगह लिख दो 6, नीचे लिख दो 600, क्योंकि स्टार्टिंग की हमारी वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी थी 600. ठीक है, 6/600 और मल्टीप्लाइड बाई 2. क्यों किया ऐसा? क्योंकि डेल्टा टी बाई टी ऊपर गया 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी. ठीक है, समझ आ गया वाला. और डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालनी है, यही निकालना है ना, क्या निकाल, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द टेंशन, तो डेल्टा टी बाई टी निकालना है. इसको सॉल्व किया, 0.02 आंसर आ गया. तो रिलेटिव चेंज इन टेंशन, दिस इज़ व्हाट, रिलेटिव चेंज इन टेंशन. रिलेटिव जब भी कोई वर्ड आता है ना, दैट इज़ हम उसे कंपेयर कर रहे हैं किसी ओरिजिनल चीज़ से, जो कि इस केस में है टी. रिलेटिव चेंज इन टेंशन इज इक्वल टू 0.02. तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, 0.02. यू डेड अ PYQ 2011 ऑल्सो. ठीक है, ईजी राइट. हमें बस एक चीज़ ये पता होनी थी. तो अभी तक हमने 3 चीज़ें सीखी है. एक, बीट्स का नॉर्मल फॉर्मूला, जो कि डिफरेंसेस ही होते हैं दो फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में. दूसरा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला. तीसरा, कि जब हमें जनरल इक्वेशंस कंसिडर करनी है तो तुम कैसे करते हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. चौथा, हमने सीखा ये वाला रिलेशन कि जब हम टेंशन बढ़ाते हैं, टेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है. ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखो, a tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second with the vibrating strings of a piano. यहीं रुक जाओ, आगे मत पढ़ो अभी के लिए. बट तुम्हें इतना, मैं यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 512 हर्ट्ज क्यों 4 बीट्स पर सेकंड बना रही है, यानी कि या तो 516 होगी या तो 508 होगी. ठीक है, इतना तुमने समझ लिया. ठीक है, स्टार्टिंग के तुमने समझ लिया. नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग्स इज स्लाइटली इंक्रीज्ड. कह रहे हैं कि टेंशन बढ़ाया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन वॉज, हमें टेंशन से पहले का ही पूछा है, तो टेंशन से पहले का ही हमने सोचा था कि 512 में या तो 516 होगा या तो 508 होगा. ठीक है, तो 516 होगा या तो 508 होगा. इन दोनों ऑप्शन को जाओ, बोलो टाटा बाय बाय. ऑप्शन नंबर 1 और 2 आंसर नहीं हो सकते, आंसर होगा 3 या 4 ही. ठीक है, नाउ अब बोला है कि जब हम टेंशन बढ़ा देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. क्यों कम हो जाएगी? अगर मैं टेंशन बढ़ाऊंगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हो सकता है कि वो वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए जो कम है, तो वो बढ़ेगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना. तो जो कम वाली फ्रीक्वेंसी है वही बढ़ेगी. देखो मैंने मतलब इजीली, इतना ईजी तुम्हें समझना है कि जब टेंशन बढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, या तो आंसर 516 होता या तो आंसर 508 होता. टेंशन बढ़ाई है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये बढ़ के इतनी हो गई, ये बढ़ के इतनी हो गई. अब इनके बीच का तो डिफरेंस बढ़ गया ना, ये कम थोड़ी होगा. और यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा बड़ा है कम वाले का, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई है ना. पहले 4 थी, अब 2 हो गई है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन मस्ट बी 508 हर्ट्ज. आई होप इट इज़ क्लियर. थोड़ा सा पीछे करके देख लेना अगर समझ नहीं आया तो. ओके, तो हमारा ये हो गया 2010 का PYQ. अब देखते हैं 2016 का. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अब तो मैं इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है? कुछ भी नहीं भाई, ये सब पुराना जितना पढ़ा उसका एप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब देखते हैं. 3 sound waves of equal amplitudes have frequencies of n-1, n+1. They superimpose to give beats. इसने खुद ही बता दिया, beats की definition यही होती है. हमने beats दी, number of beats produced per second will be, यानी कि हमें beat frequency ही पूछी है. beat frequency क्या होती है? n1 - n2. यहाँ मैंने लिखा है frequency f1 - f2, वही चीज़ है. Now beats produced is the maximum difference between two wave frequency. ये चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली, कि जैसे मैं कह रही थी तब से कि 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस है. अब 3 फ्रीक्वेंसी दे तो क्या करोगे? जो मतलब कि 2 से ही माइनस करोगे, मतलब 2 ही को माइनस कर सकते हो ऑब्वियसली, पर जिसको डिफरेंस जब से ज़्यादा होगा ना, मैक्सिमम डिफरेंस जिसके बीच आएगा ना, वो है तुम्हारी बीट्स. ठीक है, तो देखते हैं.
मान लो हम n को करते हैं, सबसे पहले n को पकड़ा, इससे माइनस किया, इससे माइनस किया, n माइनस n माइनस वन और n प्लस वन में से माइनस कर दिया n, आंसर आ रहा है 1 1। अब देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम को पकड़ते हैं, ठीक है। हमें मैक्सिमम डिफरेंस लेना है, n प्लस वन माइनस n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम बीट फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 2। मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो आंसर 2, बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के लिखा ऑप्शन 4, क्योंकि अब तुम्हें लगेगा 2 है आंसर, 2 है, नहीं बाबा 2 आंसर है, ऑप्शन 4 है। ये वाली गलतियाँ होती हैं सिली मिस्टेक्स में, इसलिए इसे अवॉइड करना है, ठीक है। पहले तो तुम्हें एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखाया है कि 512 दिखा तुम्हें, जैसे ही तुमने सोचा कि आंसर 516 होगा, 508 होगा, तो तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। दिस इज़ फर्स्ट थिंग कि ऑप्शन एलिमिनेट करो, सही वाले आंसर तक जाओ। दूसरा, ऑप्शन सही मार्क करो अगर ऐसे नंबर आते हैं आंसर तो, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग्स A एंड B मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का क्या मतलब है, रो सेम है, दे स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स, थोड़ा सा ट्यून है मतलब आउट ऑफ ट्यून है, एंड दे प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज व्हेन टेंशन इन B स्लाइटली डिक्रीज। अब तुम्हें टेंशन सोचते क्या आना चाहिए कि B की टेंशन कम कर दी, लाइक यू आर इमेजिनिंग ना कि 2 स्ट्रिंग है और B, अब B की बोले कि उन्होंने टेंशन कम कर दी, टेंशन कम कर देंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना। द बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बी की कम हो जाएगी, लेकिन बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ गई मतलब कि बी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रही होगी, है ना। अगर हम ज़्यादा वाली चीज़ को मतलब नहीं, एक मिनट, हाँ क्या बोला मैंने कि टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड, टेंशन कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी बी की। और अगर फ्रीक्वेंसी बी की कम हो रही है और ए की वही रह रही है और इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ये चीज़ है सिचुएशन, ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ 530 हर्ट्ज, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या रखना है, 530 हर्ट्ज है और बीट की फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 हर्ट्ज, तो या तो आंसर मतलब 6 माइनस कर दो 524 होगा, या फिर आंसर 536 होगा। तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, यही दोनों मेरे आंसर होंगे। पहली चीज़ ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से ही कुछ आंसर होगा। अब देखते हैं कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अगर 524 होता आंसर और मेरी टेंशन कम करने से फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो कि इस केस में हुआ है। क्या क्या कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ, 524 है, ये तो मतलब ये वैल्यू तो फिक्स्ड है। 524 अगर और कम हो जाए, मतलब और कम हो जाए तो डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, 523 हो जाए, 522 हो जाए तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना। इस केस में वो 523 हो गया है तो हमारी बीट फ्रिक्वेंसी 7 आ गई है। लेकिन अगर 536 क्यों नहीं हो सकता, 536 की अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये 535 हो जाएगा, इनकी बीट फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, यानी कि जो छोटी चीज़ थी वो और कम हो गई, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 524 हर्ट्ज, मतलब छोटी वाली चीज़। बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग द टेंशन सो द फ्रिक्वेंसी शुड इंक्रीज, सॉरी वी आर रिड्यूसिंग द टेंशन तो द फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज करी तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मतलब कि वो चीज़ कम हो गई जो कि ऑलरेडी कम थी, तभी डिफरेंस बढ़ गया, है ना। मतलब तुम बहुत ईजिली इसको समझ सकते हो कोरोलरी से कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी, हम उनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। अगर गरीब आदमी थोड़ा अमीर हो जाएगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि उसकी, और यहाँ पे गरीब अमीर किस चीज़ में, फ्रीक्वेंसीज़ में, ठीक है। अगर वो गरीब आदमी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब पैसे बढ़ जाएंगे उसके पास, तो उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। और अगर उसका जो मतलब जो गरीब है, कम है जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसके पास और फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टेंशन कम कर दी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा ना उनके बीच में, ठीक है। ऐसे करके करो, मतलब दैट इज़ हाउ यू डू योर क्वेश्चंस इन माइंड। ये तुम दिमाग में करना सीख जाओगे तो क्वेश्चंस पेपर में कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज़ ये देख लिया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2 साउंड वेव्स विद वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5.5 मीटर रिस्पेक्टिवली प्रोपगेट इन गैस विद अ वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड कैन वी एक्सपेक्ट। अब तुम्हें एक बार ये चीज़ भी देखो कि इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, कुछ मिला नया सीखने को। ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में चीज़ें सीख ली थी, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ठीक है, बस और कुछ नहीं था। सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सेड अगर तुम इसी वीडियो को 2-3 बार और देखोगे तो मेरे क्वेश्चन इतने अच्छे से याद हो जाएंगे और तुम्हें बीट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 साउंड वेव्स, मतलब वेवलेंथ दे रखी है इनकी और वेलोसिटी दे रखी है, हमें बोला है कि बीट्स पर सेकेंड कितनी होंगी। तो मैं बोलूँगी वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, बीट्स कहाँ से आएगी, बीट्स कहाँ से आती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से। और क्या मैं फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकती वेवलेंथ और वेलोसिटी से,
क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है एन लैम्डा, सॉरी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो ये जो n1 है, यानी n हमें फ्रीक्वेंसी हमारी, n विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा, स्पीड बाय वेवलेंथ। जो स्पीड होती है क्या होता है, मतलब इसको ना मैं तुम्हें याद करने का एक तरीका बता देती हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की एप्लीकेशन है ये। देखो, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, डिस्टेंस है ना लैम्डा। टाइम, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड, मतलब नीचे पर सेकेंड होती है। तो यानी कि मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो v का आ जाएगा। दिस इज़ हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला, मतलब तुम यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एप्लीकेशन है, यू कैन डू इट ऑल्सो। तो एक चीज़ ये है, तो v हमारी होगी n लैम्डा, तो n हो गया v बाय लैम्डा। हमें v पता है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लैम्डा में डिफरेंस है, लैम्डा में डिफरेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। तो फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 बीट्स का। आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज 6। ईजी। इस क्वेश्चन से क्या नया सीखने को मिला, कुछ मिला, मतलब एक फॉर्मूला कि वेलोसिटी जो होती है वो एन लैम्डा होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। इससे इसको यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमने बोल दिया कि बीट्स है। क्वेश्चन सॉल्व, इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स, इमेजिन 2 स्ट्रिंग्स हैं, उनकी लेंथ है 51.6 सेंटीमीटर एंड 49.1 सेंटीमीटर, इज टेंशनड सेपरेटली बाय 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। टेंशन सेम है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज द सेम एंड इक्वल्स 1 ग्राम पर मीटर व्हेन बोथ द स्ट्रिंग्स वाइब्रेट साइमल्टेनियसली द नंबर ऑफ बीट्स इज। दोनों साथ में वाइब्रेट कर रही है। अब तुम थोड़ा सोचो कि इसमें बीट्स आ क्यों रही है, 2 स्ट्रिंग ही तो दी है मेरे को, इनमें बीट्स क्यों आ रही हैं क्योंकि इनकी लेंथ में डिफरेंस है। क्या बोला था मैंने, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L √T/μ, है ना। यहाँ पे टेंशन सेम है पर लेंथ में डिफरेंस है। अगर लेंथ में डिफरेंस है तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो बीट्स है, राइट। और अगर उन्होंने हमसे क्वेश्चन में बीट्स ही पूछा है तो हम कर सकते हैं कि 10 से तो कम ही होगा, 10 से ज़्यादा होगा तो बीट्स होती नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो नंबर ऑफ बीट्स वही है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। f1 की वैल्यू 1/2L1 √T/μ। म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ। ये दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, बट क्या मास की ऐसा यूनिट ये होती है, मास की ऐसा यूनिट kg होती है, तो हमें ये kg में लिखना है। ये गलतियाँ मतलब मैक्सिमम बच्चे अगर इसमें कोई गलती करते हैं तो इसी में करते हैं कि वो ग्राम को kg में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम देखो लिखते हैं 1/2L1। L1 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 51.6 सेंटीमीटर। लेंथ की ऐसा यूनिट इज मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखा √T, टी हमें पता था 20 न्यूटन है, बाय म्यू 10⁻³ अब समझ आया कैसे आया, 1 ग्राम 10⁻³ kg पर मीटर, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, 10⁻³ इसको हमने सॉल्व किया, मैंने इसको बिल्कुल सॉल्व करके भी दिखाया है। ये ऊपर चल, क्योंकि कुछ कुछ होता है कि मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। 10⁻² ऊपर गया, 10⁻² हो गया, 10⁻² इज़ 100, 2 × 5 51.6 √ ये ऊपर गया, ये हो गया 10⁻³ इसको एक मैंने दे दिया, मतलब यही 20 × 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻4, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻4 बाहर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर 20 बाहर जाता है, मतलब 2 बाहर जाता है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, और नीचे 51.6 × 2 है ही। इसको नॉर्मली सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली 137, ठीक है। सिमिलरली वी सॉल्व हेयर, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है बिल्कुल, दूसरी साइड लगा दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस, बट दैट्स द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 49.1 सेंटीमीटर है, अगेन विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स यूजिंग दिस, और ये क्योंकि ग्राम पर मीटर में दिया, इसको kg पर मीटर में लिखा, सॉल्व इट आउट एंड वी गॉट द आंसर एज 144 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज व्हाट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विच कम्स आउट टू बी 7 बीट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 7। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है क्लोज वैल्यूज़ भी हैं, तो अच्छे से करोगे तो ये आंसर आता है, ठीक है। या दैट फिनिशेज द टॉपिक ऑफ बीट्स। इसमें बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बार बार रिपीट करी हैं, तो वही चीज़ें हैं जो बार बार पेपर में आती हैं, एंड आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। Another important topic is potassium.
potassium dichromate and potassium permanganate. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछते हैं, एक तो रिएक्शंस पूछेंगे या फिर कलर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम अलग अलग है, क्रोमेट डाइक्रोमेट की कलर अलग अलग है, और फिर प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर हम पहले देखेंगे तो ये बनता किससे है, क्रोमाइट ओ से बनता है, वॉशिंग सोडा से बनता है। ठीक है, अभी क्रोमेट का फॉर्मूला CrO4 डाइनेगेटिव है और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला Cr2O7 डाइनेगेटिव है। इसका कलर येलो है, इसका कलर ऑरेंज है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देन पोटेशियम मैग्नेट की परमैग्नेट की बात करें हम तो इसके अंदर मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या है, this is the magnetic structure and paramagnet का structure is this. It is magnet is green and paramagnetic and paramagnet is purple and diamagnetic. Then type of question जो देखते हैं वो देख लेते हैं एक बार। Manganese shows oxidation state from +2 to +7. Most oxidizing state कौन सी रहेगी? Obviously +7, highest oxidation number वाली। Then potassium dichromate अभी हमने देखा कि क्रोमाइट ओर से बनता है। When concentrated H2SO4 is added to KMnO4, explosion takes place and the product formed is Mn2O7. जब KMnO4 H2SO4 के साथ react करता है तो Mn2O7 is formed. Then again starting material chromite ore. Assertion reason type के question देखेंगे अगर तो K2Cr2O7 exists as Cr2O7 dinegative orange form में, this is correct. While in basic medium it is converted to CrO4 dinegative yellow color का, this is also correct. So assertion is true. Reason देखते हैं, K2Cr2O7 is hygroscopic in nature and changes color on reaction with water, this is false. So here only assertion is true. Then next is the yellow color of chromate changes to orange or on acidification due to formation of, अभी आपको बताया था कि कलर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। येलो कलर किसके वजह से था, CrO4 नेगेटिव की वजह से था, और ऑरेंज कलर किसकी वजह से आएगा, Cr2O7 डाइनेगेटिव की वजह से। What would happen when a solution of potassium chromate is treated with excess of nitric acid? नाइट्रिक एसिड के साथ अगर ट्रीट किया पोटेशियम क्रोमेट को तो डाइक्रोमेट बनता है। देन अगेन स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन कि डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कौन सा है, दिस इज द स्ट्रक्चर। जो डाइक्रोमेट के अंदर जो सारे CO के जो CrO वाले जो बॉन्ड है दे आर इक्विवेलेंट, 6 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। देन अगेन इट इज अ कलर बेस्ड क्वेश्चन कि K2MnO4 जो होता है इट इज ऑफ डार्क ग्रीन कलर। Then this equation is disproportionation reaction. Disproportionation reaction का मतलब क्या होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, this is called as disproportionation reaction. So this was all about K2MnO4 and K2Cr2O7. Next important topic is density of solids. Density of solid is a very easy topic, बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है this density of solid का। Density is equals to Z into M divided by Na into A cube। अभी देखो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे। An element crystallizes in a structure having a FCC unit cell of an edge 200 pm. If 200 gram of this element contains 24 into 10⁻³ atoms, then its density is। अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, जैसे FCC है तो आपको पता होना चाहिए कि FCC के लिए Z is equals to 4, यहाँ पे A दे रखा है तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A क्यूब। अभी हमारे पास सारी चीजें आ गई, Z आ गया है, फिर वॉल्यूम आ गया है, Na तो हमको पता है 6 into 10⁻23 है। आपसे क्या पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है, एंड यू आर हैविंग मास ऑल्सो 200 ग्राम। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। देन अगेन सेम दे रखा है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली 4 दे रखा है, Z इज इक्वल्स टू 4। अगेन आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेंसिटी। फिर नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे डेंसिटी से थोड़ा अलग चीज पूछी गई है, डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl। तो अब हमको डेंसिटी दे रखी है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। अभी आपने A निकाल लिया तो डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl क्या होता है, A/2। तो डेंसिटी के फॉर्मूले से पहले आप A निकालो एंड देन फिर उससे डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अभी थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया है कि
यूनिट सेल दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, आपको Z पूछ रखा है इनडायरेक्टली। तो जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन व्हेन यू विल कैलकुलेट तो Z विल कम टू बी 4, और जब Z 4 आएगा तो वी नो कि Z इज इक्वल्स टू 4 इज एन FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन BCC से रिलेटेड है, तो BCC में Z कितना है, 2 आता है। अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन कि BCC से रिलेटेड है, 2 सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट द डेंसिटी। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला भी याद रहेगा तो उसके बेसिस पे यू कैन सॉल्व। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मास पूछ रखा है, तो एक ही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के कहीं मास पूछा जाएगा, कभी एज लेंथ पूछी जाएगी, कभी वॉल्यूम पूछा जाएगा, कभी जेड पूछा जाएगा, या फिर जेड के बेसिस पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कौन सा है, या फिर अगर ये भी दे रखा है, अगर ए पूछ रहा है तो उसके बेस से डिस्टेंस बिटवीन ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक अलग थोड़ा सा है कि CSCL के बारे में पूछ रखा है, तो एक अलग सी चीज नोट कर लो कि CSCL के लिए Z इज इक्वल्स टू 1, BCC के लिए Z इज इक्वल्स टू 2 एंड FCC के लिए Z इज इक्वल्स टू 4।